लेफ्ट का जो रॉड है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, बी टू ए ना, बी टू ए, बिकॉज इट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट. एंड राइट का जो रॉड है उस पे मतलब E2 की डायरेक्शन कैसी रहेगी? इन अपवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट. अपवर्ड, अपवर्ड मतलब A टू B रहेगा. A टू B मतलब this is point A, this is point B. Okay, A to B. If direction is towards B, then positive terminal is kept towards B. And this is the resistance between A and B. Okay, resistance of 5 ohm is there between A and B. So question is that determine current in 5 ohm resistance. 5 ohm resistance में कितना करंट फ्लो होगा? अभी क्या करना पड़ेगा? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में है. अगर दो ईएमएफ पैरेलल है तो उनका इक्विवेलेंट या फिर नेट ईएमएफ निकालना पड़ेगा. फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ, देखिए ठीक से, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ E net divided by R net is equal to E1 by R1, E1 by small r1 plus E2 by small r2. E net हमें निकालना है. R net मतलब E के सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट. सो R net इधर क्या हो जाएगा? R net is equal to R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है. R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. वही सॉल्व करके ये फॉर्मूला आता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. R1 इंटू R2 मतलब 150 हो जाएगा. 15 इंटू 10 ना, एंड डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10 दैट इज 25. सो R नेट होता है 6 ओहम. So 6 is equal to E1 कितना है? E1 is 10. E1 is E1 10 नहीं है, 4 into 10 raised to minus 3 है. 4 into 10 raised to minus 3 divided by R1. R1 कितना है? 10 है. अभी EMF E1 और E2 सेम डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं है. इधर देखिए, सेम डायरेक्शन में नहीं है. मतलब E1 कैसा है? B to A इस डायरेक्शन में है, और एक E2 कैसा है? A to B ऐसा इस डायरेक्शन में है. सेम डायरेक्शन में नहीं है तो इधर क्या करना पड़ेगा? सेम डायरेक्शन में है तो इधर प्लस लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लेते हैं. ठीक है. E2 कितना है? E2 इज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय R2. रेजिस्टेंस R2 कितना है? R2 इज 15. सो दिस इज टू बी सॉल्व. ओके, सो E net इज इक्वल टू 6 इधर लेके, इधर राइट हैंड साइड को लेके लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ. सो 6 इंटू 4 24 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 इंटू 2 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15. सो नेट ईएमएफ हो जाएगा, नेट ईएमएफ इधर क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली 24 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 2.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 0.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. सो नेट ईएमएफ आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 वोल्ट. ये हो गया नेट ईएमएफ. सो दिस इज कंप्लीट पार्ट ऑफ द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिया गया है. अगर दो सेल पैरेलल है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 स्मॉल r2 है, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना पड़ता है? पहले R नेट निकालो. R नेट मतलब E1 और E2 के सीरीज में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट निकालो. 15 और 10 पैरेलल में है ना,
तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहता है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो 15 और 10 का पैरेलल का इक्विवेलेंट आ जाएगा 6। अभी ये E1 E2 का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, E net by R net is equal to E1 by R1 plus E2 by R2. So E net by 6 is equal to, values are placed and we are getting E net as a 1.6 into 10 raised to minus 3. अभी current through external resistance is equal to A E net divided by total resistance. करंट थ्रू 5 ओम में से करंट अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ई नेट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ई नेट कितना है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -3 है, एंड टोटल रेजिस्टेंस मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10 और 15 का 6 एंड ये 5, मतलब क्या हो गया, 6 + 5 11 हो गया। टोटल कैसे लिखना है, 15 और 10 का इक्विवेलेंट एंड 5 इनका एडिशन करना है, 6 + 5 11. So answer is coming to be 0.14 into 10 raised to -3 ampere. Okay, so this will be the answer, 0.14 into 10 raised to -3. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड यूज किया है, बहुत लंबा मेथड बुक में दिया है, उसका यूज करने की जरूरत नहीं है। इनका आंसर क्या आ गया है, करंट इज I1 डैश, कितना निकला है I1 डैश, I1 करंट कितना निकला है, 4/55 निकला है, 4 डिवाइडेड बाय 55, 0.07 आ रहा है इनका करंट। सर 8/55 8 divided by 55 8/55 का 8/55 मग आपलं सेम एवढंच आन्सर येणार मग, 8 डिवाइडेड बाय 55, कारण कुठं आहे त्याच्यात कळत नाही, हा 0.145 आहे ते त्यांचं आन्सर, आपलं पण तेवढंच आन्सर आलंय। ठीक आहे, तर ही मेथड सोपी पडते थोडीशी, बुकमध्ये त्यांनी काय काय भरपूर केलेलं आहे, त्या मेथडकडे जाऊ नका। तर नेहमी लक्षात ठेवा, 2 सेल, अगर 2 सेल पैरेलल में है तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। स्टेप वंस अगेन बता देता हूं, ये सभी मेथड करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू केलाय काय तुम्ही? नाही, हा, मग आता तर एवढंच लक्षात ठेवा, 2 रॉड मध्ये 2 ईएमएफ तैयार होणार, ये 2 रॉड में 2 ईएमएफ क्रिएट होंगे, ये 2 ईएमएफ कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, क्योंकि पहला ईएमएफ ए और बी के बीच में, दूसरा भी ए और बी के बीच में है। तो 2 ईएमएफ अगर पैरेलल रहते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ई नेट डिवाइडेड बाय आर नेट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस या फिर माइनस, प्लस आ सकता है या फिर माइनस आ सकता है E2 बाय R2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। प्लस कब यूज करना है, अगर दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड पे है, मतलब दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट एंड दोनों का नेगेटिव टर्मिनल राइट को है तो प्लस यूज कीजिए, और एक का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट को है और दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल राइट को है, मतलब अपोजिट है, तो क्या करना है, इधर माइनस साइन यूज करना है। आर नेट मतलब क्या करना है, पहले E1 और E2 का जो सीरीज रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट निकालो। E1 को सीरीज कितना है 10, E2 को सीरीज कितना है 15, तो उसका आर नेट आ जाएगा 6 ओम। ये कैसा गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला यूज करके आता है वो। ठीक है, सो इस तरह से हमने नेट ईएमएफ निकाला। तो अभी 5 ओहम में से करंट अगर निकालना है, करंट थ्रू 5 ओहम, तो करंट कैसा निकलता है, टोटल ईएमएफ इन द सर्किट वो आ गया 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब
15 और 10 का इक्विवेलेंट कितना गया 6 एंड एक्सटर्नल 5, मतलब 6 + 5 11. So it is coming to be, that is, दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8/55 आता है. 8/55 into 10⁻³ and same answer is there in the book. 8/55 milliampere. Okay. Any doubt in this case? थोड़ा ये प्रॉब्लम रिपीटेडली देखो, बार बार प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा. सो सेम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय डिफरेंट मेथड्स. उसके लिए अभी ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है. देखिए, मतलब EMI एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 चैप्टर का इधर कॉम्बिनेशन किया है. मतलब जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है वही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज, so let's solve checkpoint 6.2. Number 1, conducting rod of length L is falling with constant velocity v perpendicular to uniform magnetic field B. A potential difference between the two ends of the rod is. Options are 2 BLV, BLV, half BLV, B square, L square, V square. So answer will be BLV. Okay. एक काम करा, सगळे हे जे आहेत ते सॉल्व करा तुम्ही. चेकपॉइंट 6.2 सॉल्व करा आणि त्याच्यामध्ये काय डाऊट असले तर विचारा. ओके. हा तुमच्यासाठी होमवर्क असणार आहे. नेक्स्ट लेक्चर पर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत चेकपॉइंट 6.2 सॉल्व करून त्याचे डाऊट्स जे आहेत ते मला अगोदर आले पाहिजेत, नेक्स्ट लेक्चरच्या अगोदर सगळे डाऊट्स. ठीक आहे. काय सांगितलं मी? ओके सर. सॉल्व केलाय थोडा. डाऊट कुठे आहेत? डाऊट असला तर अगोदर सांगा, मग ते तेवढे सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, इट इज रिलेटेड टू द इंड्युस्ड EMF. इंड्युस्ड EMF चा तो क्वेश्चन आहे. ऍक्च्युली इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मधला क्वेश्चन आहे, तरी पण सोडवूया. ठीक आहे. आता ते ऍक्च्युली कन्सेप्ट शिकवायचे आहे तुम्हाला सगळी. इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला असा आहे, E इज इक्वल टू, आता आपल्याला माहिती आहे E इज इक्वल टू -dφ/dt असतं. आणि E म्हणजे काय असतं? इंटिग्रेशन ऑफ EdL असतं. हे तुम्हाला फॉर्म्युला पाठ करून ठेवावं लागेल. सो इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्डचा हा असा फॉर्म्युला आहे, दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ EdL. EMF म्हणजे काय असतं? इंटिग्रेशन ऑफ EdL असतं. तिथं DC पांडेमध्ये हा प्रॉब्लेम म्हणजे फॉर्म्युला चुकीचा दिलाय. इंटिग्रेशन ऑफ EDI केलंय चुकून, म्हणजे ती प्रिंटिंग मिस्टेक असेल. ओके. इंटिग्रेशन ऑफ EdL इज इक्वल टू -dφ/dt असतं. E, आता त्याने काय विचारलंय? इंड्युस्ड EMF ऍट द इन्स्टंट when radius is r. Okay. A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field of induction B Tesla with the plane normal to the field. Now radius of loop is shrinking at the rate. Sorry, induced electric field चा हा फॉर्म्युला नाहीये. सॉरी, जस्ट अ मिनिट. इंड्युस्ड EMF चाच क्वेश्चन आहे. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंड्युस्ड EMF ओनली. ओके. सो E इज इक्वल टू -dφ/dt आपल्याला माहिती आहे. आता याच्यामध्ये काय दिलंय? रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट श्रिंकिंग ऍट द रेट dr/dt. सो रेडियस इज श्रिंकिंग at the rate dr/dt दिले. Then induced EMF at the instant when radius is r. आता EMF चा फॉर्म्युला काय आहे? EMF is -dφ/dt, that is -d/dt of B into A, असं आपण लिहू शकतो. So in this problem, B is a constant, magnetic induction is a constant. Okay, so B can be taken outside, so it is dA/dt फक्त राहणार.
ठीक आहे, डीए बाय डीटी. आता हे डीए बाय डीटी फाइंड आउट करावं लागेल. बट एरिया काय येणार आहे? एरिया इज गिवन बाय फॉर्म्युला पाय आर स्क्वेअर. एरिया इज गिवन बाय फॉर्म्युला पाय आर स्क्वेअर. टेकिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काय होणार? डीए बाय डीटी. ओके, टेकिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डीए बाय डीटी. पाय इज अ कॉन्स्टंट. आर स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? 2r dr बाय dt येणार. आर स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय? 2r dr बाय dt येणार. हे लक्षात आलं का डेरिव्हेटिव्ह? कारण विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिव्हेटिव्ह आपण घ्यायला लागलोय. आणि आर इज अ व्हेरिएबल, पाय इज अ कॉन्स्टंट विच इज टेकन आउटसाइड. आर व्हेरिएबल असल्यामुळे आर स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? आर स्क्वेअर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा एंड उधर dr बार बाय dt लिखना पड़ता है. ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा माइनस b इंटू 2 पाई r dr by dt. So this is the formula for the induced EMF. Okay, असा फॉर्म्युला कुठला आहे? मॅग्निट्यूडचा फक्त बघा. At the rate dr, the induced EMF at the instant when radius is r. Pi rb 2 pi rb dr by dt. Second option is there. Second option is there. Okay. हा प्रॉब्लेम लक्षात आला का? बघा कसं सॉल्व्ह करायचं आहे. रेडियस इज श्रिंकिंग ऍट द रेट dr by dt असं दिलंय. इंड्युस्ड ईएमएफचा फॉर्म्युला काय आहे? E इज इक्वल टू मायनस d5 by dt. सो E इज इक्वल टू मायनस d by dt ऑफ फ्लक्स. म्हणजे काय असतं? जर एरिया परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फील्ड असेल तर फ्लक्स इज b इंटू ए. सो इन दिस प्रॉब्लेम b इज कॉन्स्टंट अँड एरिया इज चेंजिंग. सो मायनस b डेरिव्हेटिव्ह मध्ये जे कॉन्स्टंट आहे ते बाहेर काढतो, dA बाय dt येणार. बट एरिया इज इक्वल टू काय असतं? पाय आर स्क्वेअर. टेकिंग डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ बोथ साइड dA बाय dt इज इक्वल टू पाई इज अ कॉन्स्टेंट एज इट इज. आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2r dr by dt. Okay, so dA by dt is coming to be pi into 2r dr by dt, and therefore dA by dt in this problem is only replaced. So induced EMF is equal to minus b 2r 2 pi r dr by dt. Okay, so in the question only magnitude is asked. So answer is 2 pi rb dr by dt. So answer is second. Any doubt in this problem? Another problem. Solve remaining problems. Okay, and ask question before नेक्स्ट लेक्चर. व्हॉट्सअपवर मला आपल्या ग्रुप फिजिक्सचा ग्रुप जो आहे त्याच्यावर बिफोर नेक्स्ट लेक्चर हे मला प्रॉब्लेम त्याच्यामधले जे काय आहे ते आलेच पाहिजेत कंपल्सरी. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सेल्फ इंडक्शन. ओके, सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन. अभी सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? देखिए, सपोज दिस इज अ कॉइल. दिस इज अ कॉइल एंड सपोज द करंट इन द कॉइल इज ग्रेजुअली चेंजिंग. मतलब कॉइल का करंट क्या हो रहा है? ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है. अभी कॉइल क्या करता है? अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कॉइल and the magnetic field around the coil depends on the current, because magnetic field due to coil का formula क्या है? mu naught ni divided by 2 times radius of the coil. अगर करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा. Now due to this magnetic field, okay,
magnetic field, due to this magnetic field, certain flux will be created on this coil. Okay, and this flux, as magnetic field is changing, flux is also changing, because what is the formula for the flux? Phi is equal to B into A into cos of theta. In this case, theta is coming to be 0, and therefore phi is equal to BA. Once again देखिए, अगर एक कॉइल का करंट चेंज हो रहा है तो कॉइल का अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, because due to that magnetic field certain magnetic flux is created on the same coil, because whenever there is a magnetic field, whenever there is a area, certain flux is always produced. अभी करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, एंड व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल. मतलब क्या हो रहा है इधर, अगर कॉइल का करंट चेंज होता है तो ड्यू टू दैट चेंजिंग करंट उसी कॉइल में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं. पुन्हा एकदा सांगतो, लक्षात घ्या, मराठीमध्ये सांगतो. कुठल्याही कॉइल मधून करंट पास केला तर काय होतं, ती कॉइल मॅग्नेट प्रमाणे ऍक्ट होते. कॉइल मधून करंट पास केला की काय होणार आहे, त्या कॉइल भोवती मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप होणार. मॅग्नेटिक फील्ड इज लाईक दिस. ओके, इन दिस वे देयर इज अ मॅग्नेटिक फील्ड. आता कॉइल भोवतीचं मॅग्नेटिक फील्ड कशावर डिपेंड असणार आहे, त्या कॉइल मधल्या करंटवर डिपेंड असणार आहे. करंट वाढत गेला तर मॅग्नेटिक फील्ड वाढत जाणार, करंट कमी होत गेला तर मॅग्नेटिक फील्ड कमी होत जाणार, करंट कॉन्स्टंट राहिला तर मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल रिमेन्स कॉन्स्टंट. ठीक आहे, हे कळलं. आता या कॉइलला काहीतरी एरिया आहे, मग जिथं मॅग्नेटिक इंडक्शन आहे, आणखी एरिया आहे, तिथं फ्लक्स नेहमी क्रिएट होणारच. म्हणजे त्या मॅग्नेटिक फील्डमुळं, म्हणजे त्या कॉइलनं प्रोड्यूस केलेलं जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे, त्या मॅग्नेटिक फील्डमुळे काय होणार आहे, त्याच कॉइलवर मॅग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होणार आहे, मॅग्नेटिक फ्लक्स. ठीक आहे, आता हे मॅग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टंट आहे का, जर करंट चेंज होत असेल तर. जर कॉइल मधला करंट जर चेंज होत असेल तर कॉइल वरचं मॅग्नेटिक फ्लक्स देखील काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. आणि फॅराडेज लॉ काय सांगतो, जेव्हा जेव्हा एखाद्या कॉइलवरचं फ्लक्स चेंज होतं, व्हेनेवर अ कॉइल इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दॅट कॉइल. ओके, आणि तो इंड्यूस झालेला ईएमएफ कसा असतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्सला अपोज करत असतो. म्हणजे फ्लक्स वाढत असेल तर वाढू देत नाही, कमी होत असेल तर कमी होऊ देत नाही. बरोबर आहे ना, अशी त्याची डायरेक्शन, लेन्झ लॉ आहे ना तो. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच एज टू अपोज चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्युसेस इट. म्हणजे इथं जो इंड्यूस झालेला ईएमएफ आहे तो वाढणाऱ्या करंटला इझिली वाढू देणार नाही किंवा कमी होणाऱ्या करंटला इझिली कमी होऊ देणार नाही, असं होणार आहे सेल्फ इंडक्शन. म्हणजे आणि सेल्फ का म्हटलंय की त्या एखाद्या कॉइलच्या चेंजिंग करंटमुळे त्याच कॉइलमध्ये ईएमएफ इंड्यूस झालाय, म्हणजे स्वतःमध्येच इंडक्शन झालंय. बरोबर आहे ना, दुसरं तिथं कोण नाहीये. त्या कॉइल मधल्या स्वतःच्या करंटमुळे त्याच कॉइलमध्ये ईएमएफ इंड्यूस झालाय, म्हणून याला सेल्फ म्हणलेलं आहे, सेल्फ इंडक्शन. स्वतःहूनच स्वतःमध्ये निर्माण करणं, स्वतःच्या चेंजिंग करंटमुळे स्वतःमध्येच काय होणं, इंडक्शन होणं, सेल्फ इंडक्शन. So what is the definition of self-induction? It is like this. The phenomenon of inducing EMF in a coil. इधर क्या होता है, एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है. ओके, द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन सेम कॉइल is called as self induction. Okay, is called as self induction. Self induction phenomenon अगोदर लक्षात आला का बघा. It is the phenomenon in which, ऐसा भी बोल सकते हैं, it is the phenomenon in which EMF is induced in a coil. EMF is induced in a coil due to change of current or due to changing current in the same coil. मतलब जिस कॉइल में
करंट चेंज होता है, उसी कॉइल में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू दैट चेंज इन करंट। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब चेंजिंग करंट के कारण, उस कॉइल के चेंजिंग करंट के कारण क्या होता है, उसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस फेनोमेनन को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अभी इस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे रहेगी, यह हमें निकालना है। How will be the direction of induced EMF? वो कैसे निकालते हैं देखिए। अब इधर कॉइल के अराउंड जो फ्लक्स रहेगा, फ्लक्स वो किस पर डिपेंडेंट रहेगा, करंट पे डिपेंडेंट रहेगा। करंट जीरो है तो बी जीरो रहेगा, बी जीरो रहेगा तो फ्लक्स जीरो रहेगा। करंट बढ़ने लगेगा तो बी बढ़ने लगेगा, बी बढ़ने लगेगा तो फ्लक्स भी बढ़ने लगेगा। मतलब इन ए कॉइल क्या होता है देखिए, इन ए कॉइल फ्लक्स इज directly proportional to the current through the coil. In a coil, flux क्या होगा, flux is directly proportional to current through same coil. Current through the same coil. So therefore phi is directly proportional to I, and therefore यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ therefore phi, okay, therefore phi is directly proportional to phi is directly proportional to I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकालूंगा, सो phi इज इक्वल टू यल आई आ जाएगा। एंड यल को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। यल को क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। phi इज इक्वल टू यल आई, phi इज इक्वल टू यल आई, उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। phi इज इक्वल टू यल आई। बघा फॉर्म्युला कसा आला बघा, इन अ कॉइल flux is directly proportional to current through the coil, so therefore I can write phi is directly proportional to I, therefore phi is equal to Li. L is a constant, उसको क्या बोलेंगे हम, self inductance बोलेंगे। अभी EMF induced in the coil क्या आ जाएगा, therefore EMF induced in coil, EMF induced in coil क्या आ जाएगा, E is equal to minus d phi by dt, that is minus d by dt of Li. So E is equal to minus, L is a constant which is taken outside, di divided by dt. So this is a formula for induced EMF. So इधर हमें एक चीज पता चलती है, इधर क्या चीज पता चलेगी, EMF और di by dt में माइनस का रिलेशन है। मतलब EMF, okay, induced EMF, that is, इसका मीनिंग क्या निकलता है, induced EMF कैसा रहेगा, अपोजिट टू di by dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रहेगा। मतलब दैट इज, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा फिर से, अगर di by dt पॉजिटिव है तो EMF अपोजिट रहेगा, माइनस रहेगा। एंड di by dt अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस, मतलब EMF पॉजिटिव रहेगा, मतलब EMF विल बी इन सेम डायरेक्शन। मतलब करंट अगर बढ़ रहा है तो EMF उसको, उस फ्लोइंग करंट को अपोज करेगा, ओके, उसको इजीली बढ़ने नहीं देगा। और करंट अगर कम हो रहा है तो करंट के डायरेक्शन में EMF एक्ट करेगा और उस करंट को इजीली कम नहीं होने देगा। मतलब सेल्फ इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड EMF है वो क्या करता है, करंट को सडनली बढ़ने नहीं देता है, या फिर करंट को सडनली डिक्रीज नहीं होने देता है। याचं चांगलं एक्झाम्पल देतो, अनेक वेळा चार्जर तुम्ही ऑन केला तर त्या चार्जर मध्ये बल्ब असतो माहिती आहे ना, तो स्लोली ग्लो होतो, किंवा स्विच ऑफ केल्यानंतर स्लोली काय होतो, बंद पडतो। हे कशामुळे होतंय, सेल्फ इंडक्शन मुळे। म्हणजे त्याच्या आतमध्ये काय असणार आहे, अशी कॉइल असणार आहे एखादी, ड्यू टू दॅट कॉइल काय होतं, करंट सडनली वाढत नाही। जर ती कॉइल नसती किंवा सेल्फ इंडक्शन आतमध्ये नसतं तर ऑन केल्या केल्या लगेच बल्ब ऑन होणार,
आणि ऑफ केल्या केलेल्या लगेच बल्ब काय होणार आहे, बंद पडणार आहे. तर ते तुम्ही बघितलेलं असेल ऍक्च्युली सेल्फ इंडक्शन, की एखादा चार्जर किंवा एखादा इंडिकेटर, एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटचा इंडिकेटर जो आहे, बटन स्विच ऑन केल्यानंतर स्लोली तो ग्लो होतो आणि स्विच ऑफ केल्यानंतर काय होतो, एकदम स्लोली काय होतो, तो बंद पडतो, सडनली बंद पडत नाही. Why does this happens? This happens due to self induction. So in every circuit, wherever there is a coil, जहां पे जिस सर्किट में कॉइल होगी वहां पे